ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने 2020 नाइन्थ AMU एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे हम लोग, और उसमें जो मैथ का सेक्शन था वो कर रहे थे और 35 क्वेश्चन तक उसका सोल्यूशन कर रखा था हम लोगों ने। अब ये 36 कर रहे हैं। 36 क्या दे रखा क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस इज। अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, जैसे जानते हम लोग। ये वाई एक्सिस है ये, और ये हमारा ओरिजिन है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। बताया क्या कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, यहाँ 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 कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे लाई करता हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है। एक्स का कुछ ना कुछ प्लस माइनस वैल्यू होगा। अगर राइट हैंड में होगा तो प्लस में एक्स का वैल्यू होगा, लेफ्ट हैंड में होगा तो माइनस में होगा, और वाई का वैल्यू इस लाइन पे कहीं पे भी लेंगे वो 0 आएगा। तो उसके हिसाब से ये तो एक्स का 0 दिखा रहा है, ये नहीं है, एक्स वाई दोनों बीच में है, ये आंसर होगा इसका, क्योंकि एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, पर एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x,0 होगा। ठीक है, तो ये सी आंसर हो गया इसका। कितना समझ में आया? आसान क्वेश्चन था। अगला करने जा रहे हम लोग। इसमें जो ना ये अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। रूपा गेट्स 98 मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन। दिस अमाउंट टू 56% टू द टोटल मार्क्स। व्हाट आर द एग्जामिनेशन मार्क्स? ये दे रखा चॉइस में। ठीक है, क्या मतलब समझ में है कि रूपा ने एक एग्ज़ाम दिए तो उसको टोटल जो मार्क्स आया है वो 98 मार्क्स आए हैं, और वो जो तक का पेपर था, टोटल मार्क्स का जो तक पेपर था, जैसे उसका जो है 56% हो रहा है, वो टोटल मार्क्स का 56% हो रहा है। तो जो टोटल मार्क्स का पेपर है वो कितना होता है। जैसे हम लोग देखते हैं आमतौर पे कभी एग्ज़ाम होता है तो 100 मार्क्स के पेपर आमतौर पे होते हैं। जैसे मैथ का पेपर है रहा है 100 मार्क्स का हो रहा है, तो 100 में मान लो किसी ने 75 लाए तो 100 में 75% हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है, 80 मार्क्स के पेपर में उसने 70 लेके आ गया, तो अब 70% नहीं होगा, क्योंकि 100 में 70 लाता तब 70% होता। अभी क्या है 80 में 70 ला रहा है, तो अब इसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बात सुन? तो टोटल मार्क्स जैसे यहाँ पे पहले वाले में दिखाया था 100 मार्क्स का पेपर था, अभी टोटल मार्क्स कितना हो रहा है 80 मार्क्स का पेपर हो रहा है दूसरे वाला कंडीशन में। इसी तरह से क्या बताया कि यहाँ पे जो है टोटल मार्क्स कितना है, उसमें से उसने उस टोटल में से 98 मार्क्स गेन किया, अचीव किया है। तो उस 98 का जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 56% हो जाता है। तो बताना है कि टोटल मार्क्स का जो पेपर हो रहा है वो टोटल मार्क्स कितना है। ठीक है, तो हम लोग करके दिखाते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको सोल्यूशन कर ले। हम लोग मान लेते हैं टोटल मार्क्स जो है वो x है। लेट द टोटल मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन इज x। ठीक है, इस x में से उसने कितना मार्क्स गेन किया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन कितना कर लिया 98 मार्क्स। ठीक है, अब हम लोग अगर परसेंटेज में चेंज करते हैं तो कितना कैसे निकालते हैं। परसेंटेज में अगर चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्टेन मार्क्स कितना उसको मार्क्स मिला है अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100%। ये परसेंटेज मार्क्स हो गया, मार्क्स परसेंट हो गया। हम लोग कितनी बात में मार्क्स परसेंट निकालना है तो कितना मार्क्स उसने स्कोर किया है, पेपर कितने मार्क्स का था उससे डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे।
ये रिलेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो मार्क्स का परसेंटेज आया हुआ है वो 56% है, तो यहाँ तो हम लोग 56% लिख देते हैं। मार्क्स ऑब्टेन कितना है 98, और टोटल मार्क्स की जगह पे हम लोगों ने x एज्यूम कर लिया, ये 100% लगा रखा, ठीक है ना। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज दोनों तरफ से कट गया ऐसे। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x को इधर लाते हैं और 56 को यहाँ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x यहाँ चला आया, ये 98 अपॉन 56 इंटू 100, ठीक है ना, ये आ गया। परसेंटेज कट गया यहाँ से दोनों परसेंटेज कट गया, x क्रॉस करके यहाँ लाया, 56 को यहाँ ले गए। अब इससे हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 98 अपॉन 56 इंटू 100, 98 को 56 कैसे, पहले 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मैंने कर दिया तो क्या हो गया, ये 28 हो गया, 2 से करके 49 हो गया। 28 को 7 से कर दिया, 7 4 ज़ा 28 और 7 7 ज़ा 49, फिर ये 4 बचा, 4 से इस 100 को कैंसिल कर दिया और वो 25 आ गया, तो ऊपर बचा 7 इंटू 25, नीचे पूरा कैंसिल हो गया। 7 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 175, यानी जो टोटल मार्क्स का पेपर था 175 था ये। और अगर वो आंसर चेक करते हैं तो 175 सी आंसर है ये, तो सी आंसर हो गया, ठीक है, सी आंसर हो गया इसका, ठीक। तो इस तरह से इसका टोटल मार्क्स का पेपर सी हो गया, 175 का हो गया। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, इसको रिवीजन करिएगा, एक दो बार रिपीट करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है। ये 38 क्वेश्चन आ गया, क्या है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। विच रेशनल नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इनमें से कौन सा नंबर है जो एडिटिव इनवर्स है, खुद का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स तो जानते हैं हम लोगों ने, बहुत सारे क्वेश्चन किए, पीछे भी किया है और कई सारे पेपर में आया भी है। एडिटिव इनवर्स कहते हैं कोई भी नंबर दिया हो तो वही नंबर अपोजिट साइन में लेते हैं, और जब दोनों को प्लस करते हैं तो रिजल्ट 0 हो जाता है, ठीक है। क्या, जैसे एक नंबर है x, ठीक है, तो हम क्या करेंगे -x लेंगे और इनको प्लस कर देंगे, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो जब भी कभी दो नंबर को सम करने के बाद 0 आ जाता है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। जैसे ये प्लस का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +x का -x, -x का एडिटिव इनवर्स कौन सा है, +x है, ठीक है। जैसे 1/2 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, -1/2, क्योंकि जब दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है, और दोनों के सम करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वही उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब जैसे बोला क्या कि इसमें एक नंबर है जो खुद अपने नंबर का एडिटिव इनवर्स है, वो कौन सा है। जैसे -1 लेंगे ये है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उल्टा +1 होना चाहिए, और +1 का क्या हुआ, -1 होना चाहिए एडिटिव इनवर्स। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या है, खुद 0 ही है। जैसे एक 0 ले लिया है तो दूसरा क्या लेंगे, -0 लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ये कितनी बात में। तो 0 जो है अपने आप का ही एडिटिव इनवर्स है, तो क्या लिखा है, विच रेशनल नंबर इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद का, तो वो 0 है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, सी, 0। कितनी बात सुन में। वैसे अगर कोई दूसरा नंबर दिया होता है तो उस नंबर का हम लोग अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर ले लेते हैं, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है, अपोजिट साइन। जो भी नंबर दिया हो, माइनस में दिया हो तो प्लस में ले लेंगे, प्लस में दिया हो तो माइनस में ले लेंगे, ठीक है। कितनी बात सुन में। कुछ सवाल मुश्किल थे शुरू के, देख ही रखा था आपने, पिछले वाला क्वेश्चन जब देखेंगे तो थोड़ा वो मुश्किल टाइप का था, थोड़ा अलग भी था, थोड़ा हायर लेवल का भी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अपर लेवल से यानी कि बड़े क्लास से दे दिए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को चेक करने के लिए दे देते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज
जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखा कितना आसान है, वो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आसान भी रहता है, कुछ मुश्किल भी रहते हैं, कुछ होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 39। ये दे रखा 39 क्वेश्चन, क्या दे रखा है, इफ 24% ऑफ x इज 48 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर अगर एक नंबर है, एक नंबर का जब हम लोग 24% लेते हैं तो वो हमारा 48 के बराबर होता है। बहुत ही आसान सवाल, तो बताना कि x कितना होगा, ठीक। सोल्यूशन लिखते हैं इसको, 24% ऑफ x इज इक्वल टू 48। बहुत ही आसान सवाल है। 24% परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे, इंटू एक्स कर दिया 48। x इज इक्वल टू कितना, 48 इंटू 100 अपॉन 24। ये इधर से ऊपर गया, ये ऊपर से नीचे गया। 24 को 2 से किया, कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 200। यानी ये जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू है वो 200 है, और ये आंसर जो है डी है 200। बहुत ही आसान सवाल, ठीक है ना, परसेंटेज से। ऐसे भी और सवाल है, मगर थोड़ा अच्छे सवाल भी है, लेकिन ये आसान दे रखा है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, 40 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 40 हमने लिखा, क्या लिखा है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज 36 square centimeter, then the area of square joining the midpoints of sides PQRS is। एक स्क्वायर है PQRS, ये हमने PQRS एक स्क्वायर ले लेते हैं, और इसका जो एरिया निकाला है वो दे रखा है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बता रहे कि अगर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, ये एक मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, सभी साइड के मिड पॉइंट्स ले लिया, और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। चाहे तो इस ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD है ये, ठीक है। एक स्क्वायर के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो एक स्क्वायर ही बनता है। स्क्वायर के जैसे ये PQRS एक स्क्वायर था, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते थे, क्वाड्रिलेटरल बनता है। लेकिन ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, इसका नेचर जो होगा वो स्क्वायर ही होगा, ठीक। अब इसका कितना एरिया होगा, ABCD का कितना एरिया होगा, ये पूछा गया है। अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका कितना एरिया होगा। कितनी बात सुन में, सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं, इसका आंसर जो है इसका हाफ, जो इसका बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है 36 दे रखा है, इसका हाफ जो है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। वो कैसे होगा, वो एक हम लोग थ्योरम किया है। क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं ये कि जैसे हमें ये स्क्वायर है और PQRS, तो PQRS का जो एरिया है वो 36 है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड स्क्वायर होता है, तो PQRS का जो साइड का लेंथ होगा वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। PQRS जो है ये बड़ा वाला साइड है, तो हम इसको साइड स्क्वायर ले लेते हैं, साइड स्क्वायर, और 36, तो साइड कितना आ जाएगा, 36 का रूट ले लेते हैं हम लोग, तो 6 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़े वाला स्क्वायर का जो साइड है वो हमारा 36 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का लेंथ है साइड का। अब क्या बताया कि जब हम लोग इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक थ्योरम दे रखा है, 9th क्लास में थ्योरम है ये, और लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, ये एक थ्योरम है, ठीक है ना।
जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, ठीक है, वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है एक ट्रायंगल में। जैसे ये एक हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसको मिड पॉइंट को, मान लो ये D है, ये E है, तो ये DE मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा, तो DE जो लाइन होगा वो BC के, DE जो होगा BC के पैरेलल होगा, और DE जो है हाफ ऑफ BC होगा। ये एक थ्योरम है, और ऐसे तो 9th क्लास में इसका पूरा प्रूफ है, मगर बेसिक कंसेप्ट में भी दे रखा है ये 8th क्लास में भी, ठीक है, कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो ये जो AB है, अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं PQR, ये ऐसे ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, तो ये जो AB जो लेंथ होगा ये PR का हाफ होगा, पैरेलल होगा, PR का हाफ होगा, पैरेलल होगा। ऐसे ही CD जो है ये भी PR का हाफ होगा, पैरेलल होगा। तो ABCD दोनों इक्वल एंड पैरेलल होंगे, और इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम बन जाएंगे। लेकिन दोनों, जैसे ये वाला साइड अगर लेना चाहते हैं, ये डायगोनल से दिखा सकते हैं हम लोग, यानी कि BC और AD ये भी इक्वल एंड पैरेलल होंगे। लेकिन स्क्वायर में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, PR एंड QS दोनों डायगोनल बराबर होंगे, तो ये AB BC CD DA सब इक्वल हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका जो साइड है हाफ होगा इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में, यानी इस साइड के रिस्पेक्ट में। कितनी बात सुन में? अब क्या बताया कि जो AB है वो इस डायगोनल के PR के आधा होगा। सो AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। ये डायगोनल है, PR जो ना डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, तो ये 1/2 तो ऐसे ही है, और ये हो जाएगा 2√2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड, ठीक है ना। ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है, जैसे किसी भी स्क्वायर में डायगोनल जो होता है √2 इंटू साइड के बराबर होता है स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना। तो हमने इस डायगोनल को PR को हटा के √2 इंटू साइड, और साइड का वैल्यू कितना दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 √2 इंटू 6, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। AB का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 3√2 आ जाएगा, ये हमारा AB का वैल्यू हो जाएगा, ये AB। और ये ABCD ये एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया लेंगे तो इसका भी साइड स्क्वायर कर देंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इसका भी साइड स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, साइड स्क्वायर, और इसका जो साइड है 3√2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाता है। इस तरह से ये C आंसर हो गया। या फिर हम लोग सिंपली इतना याद रख सकते हैं, ये तो हमने करके दिखाया, पूरा साइड को निकाल के दिखाया, कंसेप्ट को समझा के दिखाया। आप डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक स्क्वायर के मिड पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो एक स्क्वायर ही बनता है, और उस स्क्वायर का जो एरिया होगा जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, उसका जो एरिया होगा हाफ ऑफ द बिगर लार्जर एज स्क्वायर का। लार्जर जो बिगर स्क्वायर है उस बिगर स्क्वायर का आधा होगा उसका एरिया। तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, एक रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। ये याद रखिएगा, स्क्वायर के लिए स्पेशली इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपटीशन में टाइम भी तो बचाना है हमें, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर formed by joining midpoint is equal to half of area of larger square, ठीक है ना। ये रिलेशन तो याद रख सकते हैं कंपटीशन के लिए, जल्दी करने के लिए, ठीक। कहाँ कहाँ समझ में आए, इसको तो मैंने साइड से निकाल के करके दिखाया,
और ये हम लोग डायरेक्ट ओरल भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए पहले ही आंसर बताया था कि वो 36 था, 36 का आधा 18 होता है, और ये रिलेशन की वजह से हमने 18 बता दिया था। लेकिन उसको करके दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम इसके बाद करते हैं।